हेलो गाइस, वेलकम टू पैप कोडिंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया क्लस्टरिंग मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग। तो बेसिकली इस मेथड में क्या होता है, ये मेथड डेंसिटी पे वर्क करता है। डेंसिटी बोले तो जैसे कि अगर आप ऐसे समझ सकते हो, अगर इस एल्गोरिदम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो अगर किसी पॉइंट पे ज़्यादा 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 डेटा पॉइंट्स हैं तो वहाँ का डेंसिटी ज़्यादा है। जैसे यहाँ के ये दोनों को अगर कंसीडर किया जाए तो इसका डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये किस पे काम करता है, डेंसिटी बेस्ड है। और दूसरा बात, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है नॉइजी डेटा और आउटलायर्स को हटाने के लिए। जैसे कि हम लोग के डेटा सेट में बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है या फिर आउटलायर्स होता है, उसको रिमूव करने में ये बहुत अच्छा काम करता है। तो स्टार्ट करने से पहले इस एल्गोरिदम से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिन्हें क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट है मिनिमम पॉइंट और दूसरा है एप्सिलॉन। तो समझते हैं ये क्या है। तो आप ऐसे समझो, जैसे कि मान लो एक डेटा पॉइंट है, ठीक है। तो अगर आपको दो चीज मिला हुआ रहेगा, बेसिकली आपको इस एल्गोरिदम में दो पैरामीटर्स पास करने होते हैं। एक होता है मिनिमम पॉइंट्स, दूसरा होता है एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन बेसिकली रेडियस होता है। तो अगर आपको एप्सिलॉन 1 यूनिट मिला है तो आप क्या करोगे, 1 यूनिट का एक रेडियस खींचोगे। तो मैंने एक वन, जैसे मान लो मेरा पॉइंट है ए, ठीक है, और मुझे एप्सिलॉन में 1 यूनिट मिला तो मैंने क्या किया, एक 1 यूनिट का रेडियस ड्रॉ किया। अब मान लो मुझे मिनिमम पॉइंट्स में 3 मिला तो मैं चेक करूंगा कि मेरे इस सर्कल के अंदर क्या 3 पॉइंट हैं या नहीं है। अगर है तो मैं इसे डेंस कंसीडर करूंगा कि हाँ, यहाँ का डेंसिटी कंसिडरेबल है। और इससे बहुत सारा टर्म्स अभी और जनरेट होने वाला है। जैसे जैसे वीडियोस में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे बहुत सारा चीज़ क्लियर होता जाएगा। तो इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए मैं नीचे चलना चाहूँगा। आप जैसे ये वाला देख पा रहे होगे, तो यहाँ पर बहुत सारा चीज़ मार्क किया हुआ है, जैसे नॉइस पॉइंट, कोर पॉइंट, बॉर्डर पॉइंट। तो समझते हैं ये क्या है। तो आप ऐसे समझो, जैसे मैंने बोला था, आपको एक एप्सिलॉन दिया जाएगा और मिनिमम पॉइंट दिया जाएगा। तो एप्सिलॉन क्या होता है, रेडियस होता है। तो जैसे मान लो मैंने इस वाले पॉइंट को कंसीडर किया, ठीक है, और मैंने एक एप्सिलॉन रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर दिया। क्या इसके अंदर में 3 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 हैं। तो अगर मेरा मिनिमम 3 होना चाहिए और 3 से ज़्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मिनिमम 3 है तो हम उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कोर पॉइंट बोलते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, कोर पॉइंट हो गया। अब जैसे आप इसको देख लो, इस अगर इस पॉइंट को लेके अगर आप 1 यूनिट एप्सिलॉन रेडियस का सर्कल ड्रॉ करोगे तो अगेन आपको मिल गया 3 से ज़्यादा पॉइंट्स, तो ये भी कोर है, कोर पॉइंट है। ये भी मेरा कोर पॉइंट है। तो ऐसे कोर पॉइंट डिफाइन होता है। अब दूसरा, इसके बारे में बात कर लेते हैं, बॉर्डर पॉइंट। तो बॉर्डर पॉइंट क्या होता है, तो बॉर्डर पॉइंट बेसिकली होता है कि अब जैसे मान लो ये है मेरा पॉइंट, ठीक है, तो इसका नेबर, एटलीस्ट एक नेबर कोर होना चाहिए। तो बताओ मेरे को, क्या इसका एक नेबर कोर पॉइंट है या नहीं है, क्या इसका एक नेबर कोर पॉइंट है या नहीं है। तो ये सब मेरा क्या हो गया, बॉर्डर हो गया। अब मान लो लास्टली नॉइस पॉइंट के बारे में अगर बात किया जाए तो इसका नेबर कौन है भाई, तो बाउंड्री पॉइंट है, राइट। कोर पॉइंट है क्या, नहीं है, तो ये कैसे ट्रीट होगा, एज अ नॉइज ट्रीट होगा। तो बहुत ही सिंपल सिंपल डेटा सेट को एक्सप्लेन करना, बहुत मतलब टर्मिनोलॉजीज वाइज कि कौन नॉइज पॉइंट होगा, कौन कोर पॉइंट होगा, कौन बॉर्डर पॉइंट होगा, नॉट अ बिग टास्क। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हो। अ, तो अभी जो है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है जिसमें बेसिकली मैं आपको मैथमेटिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊंगा कि कैसे आप एक डेटा सेट से प्रिडिक्ट कर सकते हो कौन कोर पॉइंट है, कौन नॉइज पॉइंट है, बॉर्डर पॉइंट है, लाइक कैसे क्लस्टर्स बनते हैं। तो आप जैसा देख पा रहे हो बेसिकली कि यहाँ पे क्लस्टर्स बनता जा रहा है और वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है, राइट। और यहाँ पे नॉइस पॉइंट्स, ये जो आउटलायर्स है वो रिमूव होता जा रहा है। तो बेसिकली इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, चलिए वहाँ चलते हैं और उसको समझते हैं।
अच्छा, आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे होगे कैसे क्लस्टर बनता जा रहा है और अपने नेबर्स से ऐड होता हुआ क्लस्टर आगे बढ़ता जा रहा है, और ये नॉइज़ जो है आउटलायर्स जो है वो रिमूव होता जा रहा है। ओके, तो चलिए हम लोग अपने एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल में बेसिकली क्या लिया है, 8 पॉइंट्स लिया है। 8 पॉइंट्स P1 से लेके P8 तक। अच्छा, यहाँ पर मैंने एप्सिलॉन और मिनिमम पॉइंट्स डिफाइन कर दिया है। मिनिमम पॉइंट्स क्या लिया है मैंने, 3 लिया है। तो मैंने इसके लिए एक टेबल यहाँ पर बना दिया है। तो P1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, और मैंने इसको फिर यहाँ पर ग्राफ में बदल दिया। मैं इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ। ओके, मुझे इसका साइज इंक्रीज करना होगा ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख पाए ये। ये हो गया साइज इंक्रीज। चलिए अब वापस आते हैं। तो ये हमारा पॉइंट्स है बेसिकली, और इसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है पॉइंट्स को। तो अब मुझे आप एक बात बताइए, जैसे मान लेते हैं मेरे को ये P2 पॉइंट है, ठीक है। ये जो P2 पॉइंट है, क्या ये कौन सा पॉइंट है, इसको क्या बोल सकते हैं। अगर मान लेते हैं मेरा एप्सिलॉन का वैल्यू 1 है तो इसको क्या बोलना सही होगा। तो मैंने क्या बताया था कि अगर आप एप्सिलॉन जितना रेडियस लेके अगर एक सर्कल बनाते हो, तो उसके अंदर अगर मिनिमम पॉइंट्स का कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता, हमारा मिनिमम पॉइंट्स 3 है ना, तो क्या इस सर्कल के अंदर 3 मिनिमम पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, बिल्कुल हैं। तो क्या ये मेरा कोर पॉइंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स ये मेरा कोर पॉइंट है। तो यहाँ पर अभी हम लोग कुछ चीज़ें देखने वाले हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बहुत सारा चीज़ों के बारे में पता चलने वाला है। ओके, मैंने क्या किया है, यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड किया है बेसिकली। मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर हमारा एप्सिलॉन 1 था, मिनिमम पॉइंट्स 3 था। मैंने क्या किया है, हर पॉइंट का हर एक दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट किया है, यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड आउट किया है और उसे इस टेबल में डिनोट कर दिया है। तो हमारा एप्सिलॉन क्या है, हमारा एप्सिलॉन है 1, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं, जहां जहां पर 1 या 1 से कम डिस्टेंस होगा, राइट, उसको हम लोग क्या करेंगे। तो हमने क्या किया है, हर एक पॉइंट का हर एक दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट कर कर इस टेबल पर फिल कर दिया है। तो हमारा एप्सिलॉन का वैल्यू 1 है। तो जब हमारे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 1 या 1 से कम होगा, तो हम लोग क्या समझेंगे, वो दोनों पॉइंट आपस में क्लोज है। जैसे आप ऐसे समझो, जैसे ये हमारा P1 पॉइंट है और ये हमारा P2 पॉइंट है, राइट। तो अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 या 1 से कम होगा, तब ना हम P2 से, अगर ये मान लो अगर P1 पॉइंट है, ये मेरा P2 पॉइंट है और मैं यहाँ से एक रेडियस बना रहा हूँ, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस मेरा 1 से कम होगा, तभी ना ये P1 पॉइंट मेरे इस रेडियस के अंदर आएगा, राइट। तो यही देख रहे हैं हम। तो चलिए इसको समझते हैं, यहाँ से कैसे हम लोग। ओके, तो हर एक कॉलम में जाकर हम लोग ये देखेंगे कि कितना सारा पॉइंट्स, लाइक कितना सारा क्लस्टर, लाइक ग्रुप ऑफ पॉइंट्स से हम लोग क्लस्टर बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए पहले इस वाले पे आते हैं, ठीक है। तो P1 का बाकी सारे पॉइंट्स से यहाँ पर डिस्टेंस लिखा हुआ है। तो मुझे बताइए आप कि P1 का P1 से डिस्टेंस 0, P1 का P2 से डिस्टेंस 1। तो अगर 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 ये मेरा पॉइंट है P1, ठीक है, और ये मेरा पॉइंट है P2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 1 है, राइट, 1 है। तो अगर मैं यहाँ पर एक रेडियस बना लूँ, तो क्या ये दोनों मेरे इस सर्कल के अंदर नहीं आ जाएगा, बाकी कोई पॉइंट आएगा क्या, अगर बाकी पॉइंट्स अगर यहाँ पर कहीं होगा और मैं सर्कल बनाऊँ तो इसके अंदर आएगा क्या, नहीं। तो ये दोनों मेरा एक ग्रुप में आएगा, राइट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी तरह से ग्रुपिंग करने वाले हैं। तो
मैंने क्या किया, पहला देखा मिनिमम पॉइंट्स कितना आ रहा है, उस वाले सर्कल में 2 आ रहा था, और वो कौन कौन था, P1 P2 था, तो मैंने एक ग्रुप बना लिया। अब चलो दूसरे पे देखें, P2 का बाकी सारे पॉइंट से डिस्टेंस देखते हैं, तो कौन कौन है, एक है P1, P2 का P1 से डिस्टेंस है 1, खुद से 0, और एक 7 से, तो कौन कौन आ गया इसमें, 1 2 और 7। तो दूसरा ग्रुप क्या बन गया, 1 2 और 7। तो इसी तरह से चलो एक दो और देखते हैं, P5 वाला देखते हैं। ये 1.41 है, ये कंसीडर्ड नहीं होगा, ये 0, तो एक P5 पॉइंट मिल गया खुद से का, और दूसरा क्या मिल रहा है, 8। तो P5 अगर P5 मेरा यहाँ पर कहीं है, P5 मेरा यहाँ पर कहीं है, तो P8 मेरा यहाँ पर होगा। और जब मैं एक सर्कल बनाऊंगा एप्सिलॉन रेडियस का, एप्सिलॉन क्या है मेरा, 1, तो 1 यूनिट का जब मैं एक रेडियस बनाऊंगा, तो ये इसके 0.8 इसके अंदर आ जाएगा, तो ये दोनों क्या हो गया, एक ग्रुप में आ गया अगेन। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, P5, P5 में देखो 5 और 8 आया हुआ है, तो इस तरह से मैंने ग्रुपिंग कर दिया यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है, वो चीज़ क्या है कि मिनिमम कितना पॉइंट्स चाहिए किसी पॉइंट को कोर बोलने के लिए, 3 चाहिए। तो यहाँ पर कौन कौन कोर बन सकता है हमारा, एक तो ये बन सकता है, दूसरा ये बन सकता है, और तीसरा ये बन सकता है, राइट। तो एक तो P2 बन गया, एक P3 बन गया, और दूसरा कौन बन गया, P8 बन गया। अब चलिए ऊपर चलते हैं और देखते हैं P2 P3 और P8 को क्या कोर पॉइंट बनना चाहिए था, P2 P3 और P8। चलिए देखते हैं, P2 अगर यहाँ से सर्कल ड्रॉ करते तो क्या ये इसके अंदर नहीं आ जाता, बिल्कुल, तो P2 बनना चाहिए था, वेरीफाइड। P3 ये भी 1 डिस्टेंस पे है, ये भी 1 डिस्टेंस पे है, बनना चाहिए था। P8 ये भी 1 डिस्टेंस पे है, ये भी 1 डिस्टेंस पे, अगर सर्कल बनाते तो ऐसे बनता, ये दोनों आ जाता। अगेन इस सर्कल के अंदर 3 पॉइंट हो जाता, तो P8 को बनना चाहिए था। अगर P3 के बारे में बात किया जाए तो ऐसे बनाते तो अगेन 2 पॉइंट आ जाता, ये भी बनना चाहिए था। तो बिल्कुल सही। तो हमने क्या देखा, ये करने से हमें ये पता चल गया कि कोर पॉइंट कौन कौन बन सकता है। अब दूसरा बात किया जाए नेबर्स के बारे में, एक एक करके सारे के बारे में मैंने यहाँ पे बात किया है। P1 बॉर्डर पॉइंट है, P1 बॉर्डर पॉइंट क्यों है, क्योंकि P2 उसका नेबर है, राइट, और P2 क्या है, कोर पॉइंट है, तो इसलिए P1 क्या हो गया, बॉर्डर पॉइंट हो गया। मैंने क्या बताया था बॉर्डर पॉइंट के बारे में, कि उसका एक नेबर होना चाहिए और वो कोर पॉइंट होना चाहिए, राइट, तो है। आगे देखते हैं P4 के बारे में। P4 का नेबर कौन है, P3, और P3 क्या है, मेरा कोर है, तो ये भी बॉर्डर पॉइंट हो गया, बिल्कुल सही। P5 P5 कहाँ है, P5 का नेबर है P8, ये कोर है ना, ऑफ कोर्स, तो ये भी बॉर्डर पॉइंट होगा, बिल्कुल बॉर्डर पॉइंट। P6 के बारे में देखते हैं, P6 का कोई नेबर ही नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉइज होगा, बिल्कुल नॉइज पॉइंट। और P7 क्या है हमारा, बॉर्डर पॉइंट अगेन। तो जरा जरा देखा जाए P7 का क्या है, P2 P7, ऑफ कोर्स इसका नेबर P2 है जो कि एक कोर पॉइंट है। सारा डिसाइड हो गया कौन कोर पॉइंट होगा, कौन नॉइज होगा, कौन बॉर्डर होगा। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग डिसाइड करते हैं। अब जो क्लस्टर बना हमारा, वो क्लस्टर क्या बना, क्लस्टर बना है P1 P2 P7 का। पहला क्लस्टर किस चीज का बना है, P1 P2 P7। कैसे डिसाइड हुआ ये ऐसे डिसाइड हुआ, P1 P2 P7, एक तो ये दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला बात है कि P1 P2 P7, ठीक है। ये तो हो गया एक क्लस्टर में। अब दूसरा आप ये देखिए, 3 था यहाँ पर, राइट, 3 था यहाँ पर। तो दूसरा अगर आप इसको देखिए, ये दोनों को, तो यहाँ पे 3 कॉमन है ना, तो अगर P3 P4 P8 से क्लस्टर बनता है मेरा, P3 P4 और P8 से एक क्लस्टर बनता है मेरा, और दूसरा बनता है P8 P3 और P5 से,
राइट। P3 भी कहीं कहीं आ जाएगा, ये दोनों एक ही चीज़ है, P3 तो बेसिकली हमारा जो क्लस्टर होगा वो क्या होगा, क्लस्टर क्या होगा हमारा, एक तो ऊपर वाला हो गया और दूसरा, एक तो ये हो गया P1 P2 P7, दूसरा P3 P4 P8 और P5। अच्छा ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप इसको अच्छे से यहाँ से समझ सकते हो, यहाँ यहाँ से अब देखो अगर अच्छे से, तो P3 P4 P8 P5 एक क्लस्टर तो ऐसा बन जाएगा और दूसरा क्लस्टर 8 को लेके ऐसा बन जाएगा। तो ये दोनों आपस में नेबर नहीं है क्या, P3 और P8? आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर, मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखो P3 और P8 आपस में नेबर है ना, तो ये दोनों तो क्लस्टर बनाया ही, साथ में ये दोनों नेबर भी है, इसलिए ये दोनों मर्ज हो जाएगा, तो सिंगल क्लस्टर में ये चारों आ जाएगा। तो यहाँ पर आते हैं, नीचे नीचे नीचे, बिल्कुल। तो P3 दो बार है, बेसिकली मैंने ऐसे ही लिखा था ताकि आपको पता चले, एक क्लस्टर ऐसे एक क्लस्टर ऐसे, तो हमारा क्लस्टर क्या हो गया, P3 P4 P8 और P5, एक बन गया एक क्लस्टर, और एक P1 P2 P7 का, और लास्टली नॉइज वाले का एक अलग P6। तो इस तरह से हमारा क्लस्टर फॉर्म होता जाएगा, और दिस इज ऑल अबाउट एक्चुअली क्लस्टरिंग मेथड। आप बोल सकते हो ये जो हमने नया वाला क्लस्टरिंग मेथड पढ़ा है, जो डेंसिटी पे काम करता है, आउटलायर्स को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है हमारा, ये हमारा डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग था। होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।